या सरकार माहौल सर चैप्टर नंबर 4 वैल्यू ऑफ सप्लाई सुनना ध्यान से सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 कहता है क्या एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड। ध्यान देना रिवीजन बहुत फास्ट कॉन्सेंट्रेटेड इधर ही ध्यान पूरा माहौल होना चाहिए एकदम शानदार। सर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 कहता है क्या वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होता है सर सुनना ध्यान से एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्लस सब सेक्शन 2 बोलता है क्या फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू सप्लाई। फर्स्ट सारे टैक्सेस सारी ड्यूटी सारे सेस विच आर चार्ज इन एनी एक्ट वो सब कुछ इंक्लूड करना है वैल्यू में एक्सेप्ट जीएसटी वाले टैक्सेस सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इन सबको जीएसटी वाले टैक्सेस को एक्सक्लूड करना है। बाकी सारे टैक्सेस वगैरह अगर लगे हैं इंक्लूड करेंगे उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर लगेगा जीएसटी। ओके सेकंड सर क्लोज सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर ए था क्लोज नंबर बी सर कोई भी चार्ज कोई भी एक्सपेंस जो सप्लायर को इंकर करना था पर रेसिपिएंट ने इंकर कर दिया वो एक्सपेंस। अगर मुझे सप्लायर को कोई भी एक्सपेंस इंकर करना था विच वाज रिक्वायर्ड टू इंकर बाय द सप्लायर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ और वो एक्सपेंस अगर रेसिपिएंट ने इंकर कर दिया तो दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। क्लोज नंबर सी कोई भी एक्सपेंस इंसिडेंटल चार्जेस कोई भी चार्जेस कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स जो मुझे अपने सप्लाई के साथ देना था और मैंने उसके लिए चार्ज अगर अलग से लिखा है एनी इंसिडेंटल चार्जेस जो मैंने अलग से चार्ज कर दिया बिल में विच वाज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड बाय मी अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ तो भले बिल में अलग से लिखा है फिर भी वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। क्लियर एक्सेप्ट प्योर एजेंट वाले खर्चे वो बात करेंगे बाद में हम। देन क्लोज नंबर डी बोलता है कि अगर अपने कस्टमर से इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस लेट पेमेंट फी या किसी भी नाम से कोई अदर चार्ज लिया दैट विल आल्सो फॉर्म फॉर डिलेड मेकिंग पेमेंट टू द बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर तो ऐसे केस में दैट डिलेड पेमेंट चार्ज और इंटरेस्ट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। क्लोज नंबर ई बोलता है एनी सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस वो सब्सिडी भी अगर रेसिपिएंट ने दी सप्लायर को तो वो दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। देन आता है सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 3 बोलता है फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू सप्लाई। फर्स्ट डिस्काउंट विच इज रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ। सेकंड भी डिस्काउंट है बट द डिस्काउंट विच इज गिवन एट अ फ्यूचर डेट जिसके लिए आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया होगा पर उसके लिए कंडीशन क्या है इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेज। सेकंड देयर शुड बी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा। और थर्ड साहब आपने क्रेडिट नोट इशू किया है और जितना आपने लायबिलिटी कम करी उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए बाहर ने अगर उसने आईटीसी लिया तो बेटा। क्लियर। देन सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 बोलता है गवर्नमेंट को पावर है कि अगर सब सेक्शन 1 से वैल्यू नहीं आ रहा है तो वो वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज बी प्रिस्क्राइब्ड और उन्होंने रूल्स प्रिस्क्राइब कर दिए इस पावर को यूज करके। सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 बोलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू सब सेक्शन 1 और 4 में क्या लिखा हमें कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए वैल्यू डिटरमाइन कर सकती है बच्चों। आइए सर अब हम जाते हैं वैल्यूएशन रूल्स की तरफ। सर सब सेक्शन नंबर सबसे पहले आता है क्या रूल नंबर 27 सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 35 तक वैल्यूएशन के रिगार्डिंग है। रूल नंबर 27 व्हेनेवर एंटायर कंसीडरेशन इज नॉट इन मनी तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा ओपन मार्केट वैल्यू। सर अगर आपने जैसे मोबाइल के लिए ऑफर दिया कि कोई भी मोबाइल जो है वो 35,000 रुपये का है मान लो और अगर कोई भी पुराना मोबाइल लेके आए किसी भी कंपनी का तो 30,000 मिल जाएगा। क्लियर होता ना ऐसे एक्सचेंज तो एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी तो ऐसे केस में ओपन मार्केट वैल्यू 35,000 और अगर वो 35,000 अवेलेबल नहीं है ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं तो क्लोज में भी बोलता है क्या मनी प्लस काइंड का एफएमवी फॉर एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू और अगर उससे भी वैल्यू नहीं आए तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और गुड्स ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी की जो वैल्यू होगी वही हम ले लेंगे बेटा। और उससे भी नहीं आए तो रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर समझे। 30 और 31 में क्या लिखा है बेटा 30 बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर का 110% और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 110% और सर्विसेज सप्लाई करिए अगर आपने तो सर्विसेज सप्लाई करने में जो कॉस्ट आपकी इंकर हुई है उसका 110%। और 31 बोलता है अगर रूल नंबर 30 से भी आंसर नहीं आया तो 31 बोलता है क्या बेस्ट जजमेंट। सर प्रिंसिपल्स बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सेक्शन 15 एंड सर ध्यान देना बेटा वैल्यूएशन के फंडामेंटल को यूज करके बेस्ट जजमेंट यूज करेंगे और वैल्यूएशन निकालेंगे बेटा। और हाँ सर्विसेज के केस में ये बोला है कि आप चाहे तो रूल नंबर 30 फॉलो ना करें 31 पे डायरेक्ट आ सकते हो बेटा आप। ओके सर ये था रूल नंबर 27 लिंक किया 30 और 31 को भी। फिर आता है क्या रूल नंबर 28 व्हेनेवर सप्लाईज आर मेड टू अ रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन अदर देन एजेंट। एजेंट के केस में रूल नंबर 29 है तो अदर देन एजेंट जो भी रिलेटेड पर्सन आपके वो या डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने गुड्स या सर्विस और बहुत सप्लाई किया तो वैल्यू क्या होगा सर उसके लिए बोला है क्या फर्स्ट ओपन मार्केट वैल्यू उससे नहीं आए तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी की वैल्यू और उससे भी नहीं आए तो ऐसे केस में रूल नंबर 30 और 31 इन अ सीक्वेंस विल बी फॉलोड। क्लियर। और हाँ इन तीनों को फॉलो करो
सीक्वेंस क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ, सेकंड गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, क्लियर, या फिर 30 और 31, उससे भी नहीं आया तो रूल नंबर 30 और 31, पर इन तीनों के अलावा एक ऑप्शन और दिया है इस रूल नंबर 28 ने, बोल दिया क्या, अगर रेसिपिएंट सेम गुड्स को आगे सप्लाई करता है, गुड्स ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी को आगे सप्लाई करता है, तो जितने भी उसने आगे सप्लाई किया उसका 90% शेल बी द वैल्यू, क्लियर। और हाँ, यहाँ पे एक प्रोवाइजर और खास ऐड किया हुआ है, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में बोल दिया क्या, अगर रेसिपिएंट जो आपका रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है उसको अगर फुल आईटीसी मिलता है, क्या मिलता है बेटा, फुल आईटीसी, जो आपने सप्लाई किया उसका फुल आईटीसी अगर उसको मिलता है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने बिल पे अगर 1 रुपये पे लिख दिया, दैट विल बी एक्सेप्टेड एज ओपन मार्केट वैल्यू, इस पे जीएस लगेगा बच्चों, क्लियर। वहाँ रूल नंबर 28 के अलग मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है तो। ये रूल नंबर 28 खत्म। 29, व्हेनेवर गुड्स आर सप्लाइड बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा, ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर रेसिपिएंट उन गुड्स को आगे जब सप्लाई करता है जिस प्राइस में उसने गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी सप्लाई किया उसका 90%, आपकी चॉइस है, इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर लीजिए, या तो ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ द गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी जो रेसिपिएंट आगे सप्लाई किया है टू हिज अनरिलेटेड बायर्स, क्लियर। और उससे नहीं आया तो फिर 30 और 31 इन अ सीक्वेंस। ये रूल नंबर 29 खत्म। 29 के बाद 30 पढ़ लिया, 31 पढ़ लिया, 31A, अरे भाई बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी। सर बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी ध्यान देना बेटा, बैटिंग गैम्बलिंग और इंक्लूडिंग हॉर्स रेसिंग के केस में तो क्या होता है, जो बैट वैल्यू होता है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं विदाउट जीएसटी, इंक्लूसिव जीएसटी नहीं होता, एक्सक्लूसिव जीएसटी। जो आपने जैसे 1 लाख का सट्टा खेला आपने, सट रही हो, तो 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्लियर। और ध्यान देना बेटा लॉटरी के केस में अगर आपके एग्जाम्स जुलाई 2020 में है, लॉटरी की केस में ध्यान रखना बेटा, अमेंडमेंट हुआ है नवंबर 2020 या उसके आगे वाले एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट है, पहले मैं जुलाई 20 वालों के लिए बोल रहा हूँ, जुलाई 2020 अगर आपके एग्जाम्स है तो ऐसे केस में, लॉटरी केस में, इफ द लॉटरी इज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लॉटरी इज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो लॉटरी टिकट होता है वो उसी स्टेट में बिकेगा जिस स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो ऐसे केस में फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 112 इंटू 100 जो वैल्यू आएगा वो, या फिर जो प्राइस नोटिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट ने इन देयर ऑफिशियल गजट उसको डिवाइड बाय 112 इंटू 100, विच एवर इज हायर जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट। पर अगर लॉटरी इज सर ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, वो लॉटरी टिकट कैन बी सोल्ड एनीवेयर इन द कंट्री, किसी भी स्टेट में आप बेच सकते हो बेटा, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा बेटा, ऐसे केस में डिवाइड बाय 128 होता है क्योंकि वहाँ 28% टैक्स की रेट होती है बेटा, तो सर सेम पॉइंट बस डिवाइड बाय 128 बेटा, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 128 इंटू 100, या फिर प्राइस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन देयर ऑफिशियल गजट विच एवर इज उसका डिवाइड बाय 128 इंटू 100 विच एवर इज हायर इज द वैल्यू, क्लियर। ये लॉटरी के केस में बेटा, क्लियर। ये रूल नंबर 31A खत्म होता है अब। पर अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2020 में या मई 21 में होने वाले हैं तो यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ लॉटरी टिकट के लिए, और यहाँ बोल दिया क्या, लॉटरी टिकट के लिए, लॉटरी टिकट्स के लिए यहाँ पे बोल दिया है बच्चों क्या, लॉटरी रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो या लॉटरी ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके लिए ही 28% टैक्स कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर लॉटरीज ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो या लॉटरी रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो, फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 128 इंटू 100 या प्राइस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन देयर ऑफिशियल गजट डिवाइड बाय 128 इंटू 100 विच एवर इज हायर, जो वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू इररेस्पेक्टिव, भले वो लॉटरी टिकट विद इन द स्टेट ही सेल होता हो या बाहर कहीं भी सेल होता हो, हमें कोई कंसर्न नहीं, सबके लिए 28% टैक्स कर दिया है बेटा, क्लियर। पर ये है नवंबर 2020 या मई 21 वालों के लिए, जुलाई 20 में जिसके एग्जाम से उसके लिए तो 112 और 128 वाला प्रोविजन लगेगा बेटा, क्लियर। माहौल ये था रूल नंबर 31A। सर रूल नंबर 31A के बाद क्या आएगा, रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 1 बोलता है क्या, फॉलोइंग केसेस में ऑप्शन है, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वैल्यू चाहे तो वो इस अकॉर्डिंग बता सकता है जो हमने जो रूल नंबर 32 में बताया है। सब रूल 2 से शुरू होती बात। सर मनी चेंजिंग सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, ऑथोराइज मनी चेंजर के केस में बोला है क्या, अगर 2 ऑप्शन बेटा इसमें, क्लोज नंबर A क्लोज नंबर B, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 क्लोज A, पहले बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है क्या, जो भी फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने या एजेंट ने ऑथोराइज मनी चेंजर ने जो रेट चार्ज करी उसको कंपेयर करना किसे, आरबीआई रेफरेंस रेट से, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कमीशन होगा, उस पर लग जाएगा जीएसटी। सेकंड बोलता है क्या, अगर कभी किसी करेंसी का मान लो आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज्ड इन आईएनआर, जो एक्चुअल एक्सचेंज किया आपने उसका ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर का 1% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर दोनों करेंसी में से कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं है, डॉलर दिया पाउंड लिया, तो ऐसे केस में इफ निदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इज आईएनआर, तो ऐसे केस में दोनों करेंसी का आर यूज करके, आरबीआई रेफरेंस रेट यूज करके उनको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, दोनों में जो कम आएगा उसका 1%, दोनों में जो कम आएगा उसका 1% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई,
क्लियर। अब सर ध्यान देना, ये था क्लोज नंबर ए। आप चाहो तो क्लोज नंबर बी भी ऑप्ट कर सकते हो, पर क्लोज नंबर बी अगर ऑप्ट किया है तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। क्लोज नंबर बी क्या बोलता है, ऑप्शनल स्कीम। ये बोलता है क्या, एक स्लैब दिया बेटा, अगर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR पर ट्रांजेक्शन, ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR पर ट्रांजेक्शन इज अप टू ₹1 लाख, तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज is the value of supply subject to minimum 250, and sir gross amount exchanged in INR is more than ₹1 lakh, तो 1 लाख पे तो 1% के हिसाब से 1000 हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर जितना भी क्या उसका 0.5%, क्लियर, पर वो भी मैक्सिमम 10 लाख तक, और 10 लाख से ऊपर गया तो 10 लाख पर तो 5500 हो जाएगा बेटा, क्लियर, क्योंकि फर्स्ट 1 लाख पे 1000 एंड देन नेक्स्ट 9 लाख पर 0.5 के हिसाब से 4500, तो 5500 हो जाएगा। और 10 लाख से ऊपर जितना भी गया पर ट्रांजेक्शन बात करूं मैं, 10 लाख से ऊपर जितना भी आपने करेंसी एक्सचेंज कराया है उसका 0.1% shall be the value of supply subject to maximum 60,000 पर ट्रांजेक्शन। ये है स्लैब, और अगर आपने ये स्लैब फॉलो किया, अगर बैंक ने या फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने ये स्लैब वाला ऑप्शन लिया है, तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में चेंज ना हो पाएगा, और स्लैब देखिएगा पर ट्रांजेक्शन वाइज बच्चों, क्लियर, डन। ये था रूल नंबर 32। सब रूल नंबर 2 मनी चेंजिंग सर्विसेज के लिए। देन क्लोज नंबर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 3 एयर ट्रैवल एजेंट। मैं एयर ट्रैवल एजेंट की बात कर रहा हूँ, एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एयर ट्रैवल एजेंट को बोल दिया क्या, आप चाहे तो ऑप्शन ले सकते हो क्या, या तो एक्चुअल कमीशन टैक्स पे करो, या फिर क्या ऑप्शन दिया रूल नंबर 32 रूल नंबर 3 ने, कि बेसिक एयर फेयर का 10% द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट, और इन केस ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट हाफ 5% ऑफ द बेसिक एयर फेयर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके सर, बेसिक एयर फेयर क्या होता है, वो फेयर जिस पे इनका कमीशन नॉर्मली कैलकुलेट होता है बेटा, एज पर एयरलाइन इंडस्ट्री। ओके सर, फिर आता है रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 4 लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। आई रिपीट, जनरल इंश्योरेंस नहीं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस सर्विस अगर है तो जो प्रीमियम चार्ज के दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा, पर अगर वो प्रीमियम जो आपसे लिया है दैट इज क्या है, वो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सेविंग कम इंश्योरेंस स्कीम है, तो ऐसे केस में मतलब आपको एक सम एश्योर्ड मिलने वाला है बाद में, तो ऐसे केस में ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज जो आपसे जो आपसे ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज किया है वो एंटायरली वैल्यू सप्लाई नहीं है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट का पोर्शन भी इसमें बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है और ये ही प्रीमियम का अमाउंट है हमारे लिए, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा। पर अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अलग अलग डिक्लेयर नहीं किया तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम का 25% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फर्स्ट ईयर, और सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर में इसका हाफ 12.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है बेटा, सिंगल प्रीमियम वन टाइम प्रीमियम दो काम खत्म, तो ऐसे केस में 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ध्यान देना, इन सारे केस में अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने अलग से रिस्क कवर का अमाउंट दिया है, अलग से इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है रिस्क कवर, तो वही वैल्यू सप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे 10% 25% नहीं लगाने का बेटा, क्लियर, क्योंकि वो साफ दिया हुआ यही सर्विस पोर्शन है, उस पर लगा दो जीएसटी, क्लियर। इन्वेस्टमेंट पोर्शन में जीएसटी नहीं लगेगा। और हाँ, अगर पॉलिसी प्योरली रिस्क कवर की है बेटा, प्योरली इंश्योरेंस स्कीम है, कोई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं, कोई सेविंग नहीं है, कोई सेविंग स्कीम नहीं है, प्योरली रिस्क कवर की स्कीम अगर है तो पूरा ही ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज द वैल्यू सप्लाई बेटा, क्लियर। ये था रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 4। देन रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 माहौल है सर, माहौल ध्यान रखना सर। सेकंड हैंड गुड्स के डीलर्स, गुड्स सेकंड हैंड गुड्स जो बेचता है बेटा, मतलब परचेज करता है सेकंड हैंड गुड्स और बेच देता है, कार डीलर हो गए, मोबाइल के डीलर्स हो गए बेटा, जो गुड्स को एज इट इज बेच देते हैं या फिर बेचते हैं आफ्टर सम प्रोसेसिंग, पर सर वो प्रोसेसिंग या तो कोई प्रोसेसिंग नहीं करते या थोड़ी सी प्रोसेसिंग करते हैं, जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होता। तो ऐसे केस में उनके पास ऑप्शन की वो चाहे तो ये मार्जिनल स्कीम ले सकते हैं, और मार्जिनल स्कीम क्या बोलता है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस करेंगे, जो मार्जिन आएगा केवल उस पर टैक्स पे कर दो, और कभी मार्जिन अगर नेगेटिव हो तो इट शैल बी इग्नोर्ड, वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल, क्लियर। आई रिपीट सर, मार्जिनल स्कीम क्या बोलता है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस पे टैक्स पे कर दो, और अगर कभी सेल प्राइस कम है और परचेज प्राइस ज़्यादा थी तो वैल्यू शैल बी नेगेटिव, ऐसे केस में वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल। और हाँ, अगर आपने ये रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 का ऑप्शन लिया है तो ऐसे केस में उस गुड्स के परचेज पे जो आपने टैक्स पे किया होगा उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस परचेज प्राइस पे वापस से टैक्स नहीं लग रहा। पर हाँ ध्यान रखना, केवल उस गुड्स के परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका ही आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी सारी सर्विसेज जो आपने ली है या आपने कोई पार्ट्स कंपोनेंट्स फिनिशिंग के लिए कोई भी गुड्स यूज किए उन सबका आईटीसी आपको मिलता है बेटा, केवल उस गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा अगर 32 फाइल लिया है तो। प्लस यहाँ पे एक प्रोवाइजर और बोलता है, अगर मान लो आप एक फाइनेंस कंपनी थे और आपने किसी को गुड्स फाइनेंस किया था, क्लियर, और ऐसे केस में उसने कुछ डिफॉल्ट किया और आपने गुड्स उससे वापस से रिपर्चेज कर लिया, तो डिफॉल्टिंग बोरोवर से जब आप गुड्स रिपर्चेज करते हो तब तो कोई पैसा दिया नहीं बेटा आपने, अब वो रिपर्चेज गुड्स आप बेचोगे बेटा, जब बेचोगे तो अगर आपको 32(5) ऑप्ट करना है तो सेल प्राइस तो आपके पास है पर परचेज प्राइस तो कुछ है नहीं बेटा ऐसे केस में। तो इसके लिए प्रोवाइज वायर बोलता है क्या, ऐसे केस में जो
बोरोर ने, डिफॉल्टिंग बोरोर ने ओरिजिनली जिस प्राइस में परचेज किया था, अब आपने कितना फाइनेंस किया, 80% फाइनेंस किया, 70% फाइनेंस किया, कोई मतलब नहीं है, जो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, ओरिजिनल परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो आपकी परचेज प्राइस आ जाएगी, उसको सेल प्राइस से कंपेयर कर लेना, जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्कीम के हिसाब से वैल्यू आ जाएगा, उस पर टैक्स लगा देना। क्लियर, समझे मेरी बात। इसी के साथ भारत माता की जय। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 खत्म होता है अब। पर हाँ, ये प्रोवाइजो जो मैंने आपको बताया है कि डिफॉल्टिंग बोरोर से अगर आपने कोई गुड्स रिपर्चेज किया है तो डिफॉल्टिंग बोरोर अगर अनरजिस्टर्ड है तो ये प्रोविजन लगेगा, डिफॉल्टिंग बोरोर अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा और उसके बिजनेस का एसेट अगर आपने रिपर्चेज किया है तो एनीवेज उसके लिए सप्लाई है, सप्लाई तो वैसे भी ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स का बिल देगा आपको बेटा, वही आपकी परचेज प्राइस हो जाएगी बच्चों। पर डिफॉल्टिंग बोरोर अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसने तो कोई बिल इशू किया नहीं होगा बेटा, आप जब रिपर्चेज करके आ गए तो परचेज प्राइस नहीं है, इसलिए ओरिजिनल परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। और पूरे जीएसटी एक्ट में जानेगा क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड लास्ट वाला आपके होमवर्क। क्लियर, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हुआ तो भी पूरा क्वार्टर काउंट होता है बच्चों। क्लियर माहौल, ये था रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 6 बोलता है क्या, वाउचर्स और कूपन के केस में जिस वैल्यू का गुड्स और सर्विस और बहुत रिडीमेबल है बेटा वो होगा वैल्यू वाउचर या कूपन। जैसे 1000 रुपए का वाउचर था पर उसके अगेंस्ट 10,000 के गुड्स रिडीमेबल थे या 10,000 की सर्विस रिडीमेबल थी तो 10,000 इज द वैल्यू ऑफ दैट वाउचर और कूपन। क्लियर, डन। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 7 बोलता है पर बता रहा हूं, पर एक बात और, 32(7) में गवर्नमेंट को पावर दिया है और वो पावर यूज करके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया, इसलिए इसका कोई एग्जांपल नहीं है। 32(7) कहता क्या बेटा, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हैं जो अब तक नोटिफाई नहीं करी, नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि वो सर्विसेज अगर आपने आपके डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करी तो वहाँ पे वैल्यू शेल बी डीम्ड टू बी निल, हम वहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि वैल्यू निल मान लिया बेटा, पर ऐसा कोई भी अभी तक नोटिफाई नहीं किया। क्लियर, ये रूल नंबर 32 खत्म होता है। अब 32 के बाद आता है क्या, रूल नंबर 33 बच्चों, प्योर एजेंट। अरे मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट। अब साहब रेसिपिएंट को सप्लायर ने सर्विस दी बेटा या गुड सप्लाई किया, अब रेसिपिएंट ने बोला साहब प्लीज प्लीज मेरे लिए ये भी अरेंज कर दो ना सर, मेरे बिहाफ पे आप पेमेंट कर दो, मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा साहब। तो अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस इंकर किया है, क्या कोई गुड्स या सर्विस प्रोक्योर करी है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, जो सप्लायर वाज नॉट लायबल टू पे, सप्लायर को सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस करने के लिए, मेरे को अपनी गुड्स या सर्विस सप्लाई करने के लिए वो एक्सपेंस इंकर करने की जरूरत नहीं थी, रेसिपिएंट की रिक्वेस्ट पे मैंने वो एडिशनल एक्सपेंस किया है और उसका रीइंबर्समेंट मैंने रेसिपिएंट से लिया है, बिल में अलग से लिखा है और उसको पे करने के लिए मैं लायबल नहीं था, रेसिपिएंट लायबल था। सप्लायर जिससे मैंने वो थर्ड पार्टी से जो गुड्स या सर्विस परचेस की वो थर्ड पार्टी थी और उसने बिल बनाया हो किसके नाम पे, डायरेक्ट उस कस्टमर के नाम पे, रेसिपिएंट के नाम पे, सप्लायर के नाम पे नहीं, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं था, रेसिपिएंट का खर्चा था। रेसिपिएंट वाज लायबल टू मेक पेमेंट टू दी थर्ड पार्टी, मैं लायबल नहीं था बेटा। क्लियर, उस सर्विस या गुड्स का बेनिफिट रेसिपिएंट को मिला है, मेरे को नहीं मिला है। उस सर्विस को यूज या उस गुड्स को यूज रेसिपिएंट नहीं किया, मैंने नहीं किया है। क्लियर, और उसने मुझे ऑथराइज किया कि उसके बिहाफ पे मैं पे कर दूं और मैंने बिल में अमाउंट अलग से लिखा और एग्जैक्टली वही अमाउंट लिखा जो मैंने थर्ड पार्टी को पे किया है। तो ऐसे केस में दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज इंकर्ड बाय सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट। और सिंस वो सप्लाई का पार्ट ही नहीं है, सप्लाई के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं था, केवल मैंने रेसिपिएंट के बिहाफ पे पे किया और उसे रीइंबर्समेंट लिया है, तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। ध्यान रखना, बिल में एग्जैक्टली वही अमाउंट लिखा होना चाहिए जो मैंने थर्ड पार्टी को पे किया बेटा। हाँ है ना, एक भी रुपया अगर एक्स्ट्रा ले तो पूरा अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा, एंटायर वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसको इंक्लूड कर देंगे बच्चों। क्लियर, ये था प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट। आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल बताया था क्या, सीएचए का वाला, कस्टम्स हाउस एजेंट वाला बेटा। क्लियर सर, सुनना ध्यान से, ये था रूल नंबर 33 प्योर एजेंट। देन बताते क्या, रूल नंबर 34 रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने कभी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन किया है बेटा, जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, मेरे को करेंसी फॉरेन करेंसी रिसीव हुई है, मैंने फॉरेन करेंसी पे किया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन आईएनआर। तो इसके लिए रूल नंबर 34 बोलता है क्या, अगर गुड्स का केस था तो सीबीआईसी कस्टम्स एक्ट के पर्पस के लिए जो रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाई करता है वो रेट ऑफ एक्सचेंज हम लेंगे, और अगर सर्विसेज का केस था तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। पर किस दिन का लेंगे, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था, भले वो गुड्स हो या सर्विस हो, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज। गुड्स के केस में सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज कस्टम के लिए जो नोटिफाई करता है वो वाला, एंड सर्विसेज के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर, रूल नंबर 35 लास्ट रूल। सर अगर कभी भी वैल्यू इज इंक्लूसिव टैक्स तो ऐसे केस में सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू हमेशा विदाउट टैक्स होता है बेटा। अगर कंसिडरेशन इज इंक्लूसिव टैक्स तो ऐसे केस में जो वैल्यू जो आपने एंटायर कंसिडरेशन दिया है डिवाइड बाय 100 प्लस जो भी रेट ऑफ टैक्स था, जैसे रेट ऑफ टैक्स था 18% तो कंसिडरेशन है 1 लाख डिवाइड बाय 118 इंटू 100
ऐसा आ जाएगा क्या, वैल्यू। क्लियर बच्चों, भारत माता की जय। ये रूल नंबर 35 भी खत्म होता है अब। और सर एक लास्ट मैंने सेक्शन रेफर करने के लिए दिया है, सेक्शन नंबर 66, वो बोलता है गवर्नमेंट को पावर है कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर को पावर है कि अगर उसको लगता है कि रेसिपिएंट ने वैल्यू जो डिक्लेयर किया वो सही डिक्लेयर नहीं किया, सप्रेस किया, या उसने आईटीसी फ्रॉडुलेंटली लिया है, तो आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द कमिश्नर वो चाहे तो उस एसएससी को स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है। और ऐसे केस में सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जो नॉमिनेट करेगा कौन, कमिश्नर, वो आपके यहाँ पे आके स्पेशल ऑडिट करेगा। ये रेफरेंस के लिए नया पॉइंट दिया क्योंकि वैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट आता है इसके अंदर, इसलिए। इसी के साथ पूरा चैप्टर नंबर 4 माहौल होता है अब। सर पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। माहौल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।